चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक सवाल में आपको दिया हुआ है कि द ग्रिड रिप्रेजेंट्स अ रीजन इन स्पेस containing a uniform electric field each square of size 1 meter by 1 meter। तो यहां पे आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, ये ग्रिड आपको दिया हुआ है और इस ग्रिड में जो भी एक खांचा है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, यानी कि जो स्क्वायर आप देख रहे हैं इसका साइज है 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट O A, B, C, D, E, F, G, H are 0, -1, -2, 1, 2, 0, -1, -1, 1 and 0 volt. Find the electric field intensity। तो हमें बताना है कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है और यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया y एक्सिस, ये बनाया हमने x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बच्चों, नया साल आ चुका है 2022 और नए जोश के साथ फिर से लगने का समय आ गया है और इस स्ट्रगल में अनअकैडमी आपका पूरा साथ दे रहा है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी ने आप जैसे बच्चों के लिए निकाला है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। 1 जनवरी से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% ऑफ मिलता है, ठीक है बच्चों। और ये ऑफर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ही वैलिड है। तो एज सून एज पॉसिबल आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए और NKC सर लाइव कोड डालना नहीं भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट। 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट है O, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B और उसके बाद है C, उसके बाद है ऊपर D, उसके बाद है हमारे पास E, F, G, H, E, F, G, H। ये हमारे पास ग्रिड्स दी हुई हैं। डिस्टेंस सब लोग समझ गए, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 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 सब के सब 1 मीटर के बराबर हैं। अब इनके पोटेंशियल्स को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। O पॉइंट का पोटेंशियल जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। O पॉइंट का पोटेंशियल 0 के बराबर है, तो 0 यहां पे मैं लिख देता हूं। A पॉइंट का पोटेंशियल -1 है, -1 के बराबर यहां पे पोटेंशियल है। यहां पे B का पोटेंशियल देखें तो -2 के बराबर है। C का पोटेंशियल देखें तो 1 के बराबर है, C का पोटेंशियल 1 के बराबर है। D का पोटेंशियल 2 के बराबर है, D का पोटेंशियल 2 के बराबर है। उसके बाद E के पोटेंशियल की बात करें 0 के बराबर है, E का पोटेंशियल है 0 और F का पोटेंशियल है -1, F का पोटेंशियल है -1। उसके बाद G का पोटेंशियल है 1, G का पोटेंशियल है 1 और H का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगेन H का जो पोटेंशियल है वो 0 के बराबर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताना है कितना होगा और आप ऑप्शंस को देख के कह सकते हैं कि हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, एग्जैक्ट डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो यहां देखिए बेटा, ये जो आपके पास पॉइंट है इसका पॉइंट पोटेंशियल 0 के बराबर दिया हुआ है और ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी 0 के बराबर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 के बराबर है। सिमिलरली यहां वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल -1, यहां का पोटेंशियल -1, यहां का पोटेंशियल 1, यहां का पोटेंशियल 1। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, यहां पे यदि मैं एक लाइन बनाता हूं तो ये जो लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाने वाली है, ये वाली लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाने वाली है। आप ऑप्शन से देख सकते हैं क्लियरली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो मुझे बिल्कुल भरोसा हो चुका है कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन होने वाली है और ये वाला प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन होने वाला है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को यदि आप मिला देते हैं तो ये वाली लाइन है, ये भी लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाने वाली है और इस लाइन का पोटेंशियल कितना होने वाला है, 1 वोल्ट के बराबर। इस लाइन का पोटेंशियल कितने होने वाला है, 0 वोल्ट के बराबर।
और इस पॉइंट और इस पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं तो हमें मिल जाती है एक और इक्विपोटेंशियल लाइन, जहां का पोटेंशियल कितना है बेटा, -1 वोल्ट के बराबर है। तो आप अच्छा ऐसे ही और लाइंस भी बना सकते हैं। ये एक लाइन बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल जो है -2 वोल्ट के बराबर है, और यहां पर एक लाइन बना सकते हैं जिसका पोटेंशियल 2 वोल्ट के बराबर है। तो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन चुके हैं, बिकॉज इस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका पोटेंशियल बराबर है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके परपेंडिकुलर होने वाली हैं। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ड्रॉ कर देता हूं, कुछ इस तरीके से होने वाली हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहां पे मिलेंगी, लाइक दिस। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहां पे मिलने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, वो भी आप बता सकते हैं क्लियरली, कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल देखिए कम होता जा रहा है। 2 से हुआ 1, 1 से हुआ 0, 0 से हुआ -1, -1 से -2। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन पता चल गई, अब मैग्नीट्यूड भी साथ के साथ पता लगा लेते हैं। मैग्नीट्यूड भी साथ के साथ पता लगा लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देख सकते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से पास हो रहा है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से पास हो रहा है। तो इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूं, इन दोनों को यदि मैं मिला देता हूं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला दिया मैंने। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुकिए, इसको हटाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। ये देखिए यहां से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहां से मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। समझ में आई बात? और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहां पे मैं दोबारा बना रहा हूं साफ साफ, ए बी ई एफ जो है मैं स्क्वायर यहां पे बना रहा हूं, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। तो यहां पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है। ये आपके पास है ए, ये आपके पास है बी, ये आपके पास है ई, ये आपके पास है एफ। तो यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जा रहा है, यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जा रहा है, यहां से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जा रहा है। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप किया। ये जो बेटा स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 1 के बराबर है। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 1 के बराबर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 1/√2 के बराबर हो जाएगा। समझ गए सब? पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल होगा 1√2 और ये डायगोनल का आधा हो जाएगा, दैट विल बी 1/√2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है। यहां का पोटेंशियल कितना है, जो ई से पास हो रही लाइन इसका पोटेंशियल है 0 और इस लाइन का पोटेंशियल है -1। यहां का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल है -1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलने पर, कितना चलने पर, 1/√2 डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 -1 के बराबर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि -0 -1 इतना पोटेंशियल में चेंज आया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना चले, 1/√2। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। कहां पे समझाया मैंने? जब मैंने इस साल में, जब हमने स्टार्टिंग में जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझाया था, तो वहां पे एक एक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर किया था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यदि कोई 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए ए और बी, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां का पोटेंशियल कम होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस यदि मान लीजिए डेल्टा एक्स के बराबर है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये जो पॉइंट A और B हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग नहीं होंगे तो हमें यहाँ पे cos थीटा का इस्तेमाल भी करना होगा। तो वहां पे सारे केसेस हमने लिए थे, सारे केसेस वहां पे हमने लिए थे। तो यही आपको करना है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग हमने यहाँ पे बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ये 2 पॉइंट्स हैं E और मान लीजिए ये लेट्स से M के बराबर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को नीचे ले गया तो आपको मिल गया ये आंसर। मॉड ले लीजिए आप, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाता है किसके बराबर, 1/1/√2 यानी कि √2 के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन की भी। डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, देख सकते हैं क्लियरली ये स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग ये ले रहे हैं,
स्क्वायर के डायगोनल के अलॉन्ग ले रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास √2 के बराबर है न्यूटन पर कूलम, तो √2 का एक कंपोनेंट ले लेंगे इस तरफ, √2 का एक कंपोनेंट लेंगे इस तरफ, ये एंगल है कितना है 45 डिग्री के बराबर। तो यहां से आपको √2 का एक कंपोनेंट आपको मिलता है √2 cos थीटा cos 45 और यहां से आपको मिलता है √2 sin 45। तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना 1 i कैप, यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस j कैप, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाता है 1 i कैप माइनस j कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलना चाहिए 1 i कैप माइनस j कैप, 1 i कैप माइनस j कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आप मान लीजिए पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना चाहते, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये सवाल आपको मिलता है, तो आप वैसे भी डायरेक्शन की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से आंसर हमारा होने वाला है। ठीक है, ये तो आई थिंक सेम ऑप्शन दे दिए हैं इन्होंने, ये तो सेम ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लग जाता कि किस डायरेक्शन में होने वाला है, बिकॉज हमने यहीं पे पता लगा लिया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये सम पॉजिटिव आई कैप होना चाहिए और नेगेटिव जे कैप होना चाहिए। तो एक ऐसा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चूज करना है जिसका आई कैप का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और जे कैप का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, अ वायर लूप कैरिंग करंट I is placed in XY plane as shown in the figure। XY प्लेन में ये लूप रखा हुआ है, जो सॉलिड लाइन से आपको दिखाया हुआ है, ये लूप आपके पास है। आगे कहा गया है कि इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड BI कैप नाम का एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है, इज स्विच्ड ऑन, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज इक्वल टू। तो हमें इस लूप पर लगने वाला जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा। तो करंट इस लूप में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के सेंस में, तो आपका जो इरेक्ट थंब है वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देने वाला है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका मिल चुका है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में बेटा, बाहर की तरफ है, के कैप डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है। तो एक बात तो मुझे पता चल चुकी है कि इसका जो टॉर्क होगा बेटा, इसका जो टॉर्क होगा वो हमें मिलने वाला है m क्रॉस b से। मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, है ना। m क्रॉस b से हमें मिलने वाला है। तो m वेक्टर है बाहर की तरफ, b वेक्टर है इधर की तरफ, m क्रॉस b ऊपर की तरफ हमें टॉर्क मिलने वाला है, ऊपर की तरफ टॉर्क मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, m इस तरफ, b इस तरफ, m क्रॉस b इस तरीके से हमें टॉर्क मिलने वाला है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से ये घूमने वाला है। अब एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। ये तो सिर्फ हमने डायरेक्शन देखने के लिए किया, जो मैंने आपको समझाने के लिए किया बेसिकली, नहीं तो आपको तो डायरेक्ट आंसर पे टूटना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम जानते हैं, होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस वाले पार्ट का, इस वाले लूप का एरिया कैसे निकालें। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूं, और उस सेक्टर के एरिया में से मैं माइनस कर दूं ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाला एरिया जो है मिल जाने वाला है। समझ गए बात। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो आपके पास सेक्टर बन रहा है इसका एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा, और इसमें से माइनस में कर देने वाला हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लूप आपको मिल जाएगा। दैट यू विल गेट एरिया ऑफ लूप। तो जो लूप है आपके पास कुछ इस तरीके से, इसका एरिया आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां मैं कह सकता हूं ये एंगल जो है 120 डिग्री के बराबर है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया। बिकॉज जो ये आपके पास आर्क है, ये आर्क 120 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, तो ऐसा ही एक आर्क यहाँ पर होगा जो इस पे 120 एंगल सबटेंड करेगा, और एक दूसरा आर्क होगा, तीसरा आर्क होगा यहाँ पे जो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो ऐसे 3 आइडेंटिकल आर्क में साथ में लगा दूं तो मुझे पूरे सर्कल का एरिया मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा सर्कल का एरिया है ये 3 आर्क में डिवाइडेड है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी एक आर्क का जो एरिया है वो होने वाला है पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। सेक्टर बोल दिया,
सेक्टर बोलना चाहिए था आर्क की जगह, सेक्टर की बात कर रहे हैं। माइनस इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास है डिस्टेंस r, ये आपके पास है एंगल 60 डिग्री, तो r का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास r cos 60 यानी कि r/2, और ये वाला कंपोनेंट आएगा r sin 60 विच इज r√3/2, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास r√3/2। तो यहां से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम कर सकते हैं, सो हाफ इंटू बेस इज r√3 इंटू हाइट आप कर सकते हैं यहाँ पे r/2, और यहाँ पे आपको एरिया मिल जाने वाला है। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है कि पाई आर स्क्वायर को यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 1/3 माइनस ऑफ √3/4, ये आपके पास हो गया एरिया इनटू करंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 के बराबर ही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है m इंटू बी वैल्यू कितनी है b की, b के बराबर ही है, m हो गया ये वाली क्वांटिटी, ये हो गया आपके पास b इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90। साइन 90 क्यों लिखा है? बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका वो बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री के बराबर है। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में एंगल जो है कितना है 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने साइन 90 लिख दिया है। तो आंसर आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर IB, और यहाँ मिलेगा 1/3 माइनस ऑफ √3/4, और इसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि आप m क्रॉस b करेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी j कैप डायरेक्शन में आपको आंसर मिल रहा है। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, पाई आर स्क्वायर, अच्छा रेडियस r को a दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अंदर 1/3 माइनस √3/4, 1/3 माइनस √3/4, अच्छा पाई को तो भूल ही गए भाई, यहाँ पे पाई नहीं है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई लगाना भूल गए हैं, और बाहर से पाई हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी पाई हट जाएगा, पाई अंदर आएगा सिर्फ, सो पाई/3 माइनस √3/4 j कैप IB a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात समझ में आई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, 3 rods of material X and 3 rods of material Y of identical length and cross sectional area are connected as shown in the figure। तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिकल लेंथ और आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया की रॉड हैं, बट उनके मटेरियल्स अलग अलग हैं। मान लीजिए एक रॉड हमारे पास प्लास्टिक की है और एक रॉड जो है हमारे पास लकड़ी की है, एक एग्जाम्पल लिया है, यानी कि 2 तरह की रॉड हैं और वो आइडेंटिकल हैं, शेप और साइज उनका आइडेंटिकल है, बट मटेरियल अलग है। आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इस तरीके से लगाई गई हैं। इफ एंड ए इज मेंटेन्ड एट 60 डिग्री एंड जंक्शन ई इज एट 10 डिग्री, then the temperature of junction C is equal to, given that thermal conductivity of X is 0.92 watt per meter Kelvin and that of Y is 0.46 watt per meter Kelvin। तो X की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है और Y की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम है। अब पहले तो आप देखिए कि आपके पास एक वायर है, रॉड है, मान लीजिए रॉड का लेंथ यदि मान लीजिए L के बराबर है, इसका क्रॉस सेक्शन A के बराबर है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K के बराबर है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? L/K, L/K। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपके पास Y जो है रॉड वो कुछ इस तरीके की है, रॉड नंबर Y आपके पास कुछ ऐसी है, या रॉड X को ले लें ऐसा, रॉड X को ऐसा ले लीजिए, चलिए रॉड X को ऐसा ले लीजिए, रॉड X को ऐसा ले लीजिए, K की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.92 के आसपास है, 92 के बराबर है। अब रॉड यदि Y की बात करूं बेटा, तो यहां पे जो K की वैल्यू है ना वो K/2 के बराबर है, वो कितनी है? 0.46 के बराबर है, विच इज हाफ ऑफ X। लेंथ इसका L है, एरिया इसका A है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू L/K/2 इंटू A, तो आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स L/K। तो यदि मैं इसको R0 के बराबर मान लेता हूं तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास? 2 टाइम्स R0। तो यानी कि मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। X का रेजिस्टेंस यदि R0 के बराबर है तो Y का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 2R0 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास है रॉड नंबर I। तो मेरा इंटेंशन क्या था स्टार्टिंग से, बिकॉज ये X जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैंने सोचा कि मैं इस सवाल को
मैं रजिस्टर से रिप्लेस करके भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह मानने वाला हूं। यहां पे जो आपके पास पॉइंट ए है और ए और बी के बीच में एक वाई नाम की रॉड लगी है जिसका रेजिस्टेंस 2R0 के बराबर है, 2R0 के बराबर है। यहां से यहां x जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां से यहां x जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां से यहां x जिसका रेजिस्टेंस R है, यहां से यहां y b और d के बीच में जिसका रेजिस्टेंस 2R है, और यहां से यहां रेजिस्टेंस 2R के बराबर है। और यहां का टेम्परेचर है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं R इंटू 2R एंड 2R इंटू R, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आपस में बराबर है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड। इसका मतलब ये वाला जो रजिस्टर है इसे आप हटा सकते हैं, बिकॉज यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर बराबर रहने वाला है, या कह सकते हैं यहां का पोटेंशियल बराबर होने वाला है। तो यहां पे जो टेम्परेचर सी का पूछा गया है वही टेम्परेचर डी का होने वाला है। तो चाहे मैं डी का निकालूं चाहे सी का निकालूं, बात बराबर आने वाली है। तो पहले तो मैं इस रॉड को हटा दूंगा, और फिर मैं सी या डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा, या कहें टेम्परेचर निकालूंगा। कैसे करेंगे वो? यहां आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, यहां आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, तो मैं इस वाली ब्रांच में करंट बता सकता हूं कितना होगा। कैसे बताएंगे? पहले आप इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालिए। तो R और R 2R, 2R और 2R 4R, तो 4R और 2R का इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास? 6R। 2 3 4R/3, ये आपको मिल गया 4R/3, और ये आपको मिल गया 2R0। इनका इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 4/3 + 2, 3 दूनी 6 4 10, 10/3। सो 10/3 हमें इक्विवेलेंट मिल चुका है, 10/3 R0। यहां पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहां से आपको करंट मिलता है, करंट I इज इक्वल टू टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 60 - 10 इज 50, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास? 10R0/3, 10R0/3, 10R0/3। 0 से 0 चला गया, आपको मिल गया यहां से 15/R0 के बराबर करंट, 15/R0 के बराबर करंट आपको यहां पे मिल चुका है। अच्छा, यहां से 15/R0 करंट जाएगा, तो यहां से भी 15/R0 करंट जाएगा। अब उसमें यहां पे भी डिवाइड होगा, यहां पे भी डिवाइड होगा, तो मैं इस वाली ब्रांच में करंट मान लेता हूं I1 के बराबर। तो यहां से I1 की वैल्यू निकाली जा सकती है। I1 इज इक्वल टू टोटल करंट विच इज 15/R0 इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है, 4R0 के बराबर, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना है आपके पास? 4 + 2 6R0। ठीक है, ये तरीका है। पैरेलल में जब करंट को डिवाइड करते हैं तो उसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो वो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है। R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया है, 3 से गया ये 2 बार, 3 से गया ये 5 बार, 2 से गया ये 2 बार। सो 10/R0 यहां पे हमें रिजल्ट मिल चुका है। I1 इज इक्वल टू 10/R0। तो इसमें भी कितना जाएगा? 10/R0। तो बेटा इस वाले रेजिस्टेंस की यदि बात करूं, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो डिफरेंस आने वाला है पोटेंशियल का या टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहां पे ओम्स लॉ से मैं निकाल सकता हूं, कितना आएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है आपके पास? 10/R0 इंटू रेजिस्टेंस कितना है? R0। तो यहां पे आपको मिल गया 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब मान लीजिए टेम्परेचर यहां पे TC के बराबर है, तो TC - 10 शुड बी इक्वल टू 10। तो यहां पे मैं लिखूंगा TC - 10 इज इक्वल टू 10। तो यहां से TC की वैल्यू आपको मिल जाती है किसके बराबर? 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसका मतलब यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 - 10 इज इक्वल टू 10। तो और आपका आंसर यही आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर सी पॉइंट का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। आंसर है हमारा बी।